हेलो एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भावना वैष्णव आपके समक्ष फिर से एक बार 30 कदम 2.2 सीरीज़ को लेकर हाजिर हूँ। और जिस तरीके से हम लगातार 30 कदम सीरीज़ में प्रश्न लगा रहे हैं, आपके रिविजन करा रहे हैं, और इसी कड़ी में आज हम फिर से इन्वायरमेंट का एक दूसरा टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी के प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं और कॉन्सेप्ट पर भी बातें करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी है। चलिए, तो पहला जो आपका प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। तो पहला स्टेटमेंट सही है। रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन जो है ये आपके 1971 में ईरान के रामसर सिटी में आयोजित किया गया था, जिसमें वेटलैंड्स को सुरक्षित रखने के विषय पर चर्चा की गई थी कि विश्व भर में जितने भी आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड्स हैं, उसको सुरक्षित करने की दृष्टि में आगे क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इस पर चर्चा हुई थी रामसर कन्वेंशन में। तो रामसर कन्वेंशन डेडिकेटेड किसके लिए है? वेटलैंड्स के लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है हमारा। वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि क्या होते हैं? जो कि पूर्णतः सूखा क्षेत्र नहीं होता, जहां पर थोड़ा बहुत पानी होता है, 6 मीटर की गहराई तक का जल होता है, ऐसे क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? वेटलैंड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हाई बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र होता है। बायोडाइवर्सिटी का क्या कहते हैं? इसको सुपर मार्केट के नाम से भी ये जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऑल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया टू रामसर इज इंक्लूडेड इन द साइट। ये रॉन्ग है आपका दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि भारत के जितने भी वेटलैंड्स हैं वो सभी रामसर साइट में शामिल नहीं किए गए हैं। समय समय पर इन्हें रामसर साइट में शामिल किया जाता है। वर्तमान में अभी के समय में रिसेंट में 96 ऐसे वेटलैंड्स हैं जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा वेटलैंड है जिसे रिसेंटली रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, यहाँ पर ऑल कह दिया गया है। ठीक है, ऑल नहीं होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, आंसर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है एजर्शन और रीजन वाला। एजर्शन पढ़ते हैं, बायोमैग्निफिकेशन इज बेनिफिशियल फॉर एनवायरमेंट। समझते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ये जैव आवर्धन क्या होता है। रीजन पढ़ लेते हैं पहले। बायोमैग्निफिकेशन कॉजेस टॉक्सिक केमिकल्स टू एक्यूमुलेट इन इंक्रीजिंग अमाउंट्स अमंग ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स। देखिए, यहाँ पर जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन की बात हो रही है। जैव आवर्धन क्या होता है? मान लीजिए कि एक तालाब है या फिर एक कोई समुद्र है। ठीक है, आपने वहां पर डाल दिया क्या? कुरकुरे खाया, और कुरकुरे की झिल्ली कहाँ डाल दी? उस समुद्र में डाल दी। बहुत सारे आप दोस्त गए हुए हैं, सबने वहां पर जो जो चीजें खाई पी, सारे कचरे आपने उस समुद्र में फेंक दिया। अब उन कचरों को क्या किया? छोटी छोटी मछलियों ने खा लिया। अब उन सारी छोटी छोटी मछलियों के अंदर क्या जमा हो गया? वो प्लास्टिक, वो कचरा। अब उन छोटी छोटी मछलियों को, बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों को क्या किया? एक बड़े शार्क ने खा लिया। ठीक है, तो उस शार्क के अंदर जितनी भी छोटी मछलियों के अंदर जितने भी कचरे थे वो क्या हो गए? जमा हो गए। तो अगर हम एक एक छोटी मछली से कंपेयर करें तो उनके अंदर जितना कचरा जमा है उससे ज्यादा कचरा किसके अंदर जमा हो गया है? बड़ी शार्क के अंदर। तो ये कचरे क्या होते जा रहे हैं? एक लेवल से दूसरे लेवल पे क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, मैग्नीफाइड होते जा रहे हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। तो ये पर्यावरण के क्या लाभदायक होगा? नहीं, ये पर्यावरण के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। तो कथन तो हमारा यहीं पर रॉन्ग हो गया। और कारण कह रहा है कि जैव आवर्धन के कारण उच्च पोषण स्तर पर जीवों के बीच विषैले रसायन एकत्रित होते जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं, संग्रहित होते रहते हैं। तो यही हमने कहा। तो कारण हमारा सही है लेकिन कथन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन असत्य है परंतु कारण सही है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, विच ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो कौन से भारत में स्थित नहीं है। तो पश्चिमी घाट एक बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है, बिल्कुल भारत में स्थित है। इंडो बर्मन, ठीक है, इंडो बर्मा जो आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र है ये भी बिल्कुल भारत में स्थित है। सुंदरबन क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? नहीं, सुंदरबन नाम से कोई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में स्थित नहीं है। सुंदरबन नहीं है, सुंडालैंड है। ठीक है,
सुंडालैंड जो है ये आपका बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है और भारत का जो निकोबार वाला क्षेत्र है वो इस सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। और हिमालयन रीजन भी आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो 4 भारत में हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ओवरऑल विश्व में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो 36 है। भारत में कितने हैं? तो 4 है। कौन कौन से? हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये हॉटस्पॉट क्या होते हैं? जहां पर बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है और भविष्य में उस क्षेत्र को क्या होने वाला है, वहां की बायोडाइवर्सिटी को संकट होने वाला है। ऐसे क्षेत्र को किसमें शामिल किया जाता है? हॉटस्पॉट में। इसके लिए 2 कंडीशन होती है। पहला क्या कि वैसे क्षेत्र में 1500 से ज्यादा वेस्कुलर प्लांट की प्रजाति होनी चाहिए, संवहनी पौधों की प्रजाति वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही में 70% जो है वो कैसी हो जानी चाहिए? समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसे क्षेत्र को क्या किया जाता है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा सुंदरबन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी इज एट, राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। ओके, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, कभी भी पूछा जा सकता है। ये चेन्नई में क्या स्थित है? हेडक्वार्टर स्थित है बायोडाइवर्सिटी का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन इंडिया। अभी हमने चर्चा की इस पर कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो कितने हैं इंडिया में? 4 है। ओवरऑल वर्ल्ड में 36 है। ओके, कौन कौन से? एक बार और रिविजन करते हैं। हिमालयन, वेस्टर्न घाट, इसके अलावा आपका सुंडालैंड और एक कौन सा है? इंडो बर्मा, ठीक है। 4 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है इन विच स्टेट आर द मैक्सिमम स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स फाउंड इन इंडिया। भारत में अधिकतम पुष्पी पौधों की प्रजाति जिन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ये अधिकतम किस राज्य में पाई जाती है? तो आंसर क्या है? तमिलनाडु। आपने ज्यादातर साउथ की मूवीज देखी होगी, वहां पर ऐसे गांव में कोई किसान है, उसकी कहानी दिखाई जाती, तो वो किसान ज्यादातर क्या करते हैं? फूलों की खेती करते हैं। आपने अगर बहुत ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व किया होगा तो ये देखा होगा। तो कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज्यादा पुष्पी पौधों की प्रजाति? तमिलनाडु राज्य में, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमको ट्रू स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इकोलॉजी, बिल्कुल सही। इकोलॉजी के 2 प्रकार हम पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? अंडर ऑर्टिकोलॉजी अ सिंगल स्पीसीज इज स्टडीड इन डेप्थ, बिल्कुल सही। देखो, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के 2 प्रकार होते हैं। क्या? ऑट इकोलॉजी एंड सिंक इकोलॉजी। ऑटकोलॉजी या सिंकोलॉजी, ये 2 होते हैं। ऑट इकोलॉजी में हम क्या करते हैं? किसी एक स्पीसीज को उठाते हैं और उसकी पूरी गहराई से उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके हैबिटेट के विषय में पढ़ते हैं, उसके फूड के विषय में पढ़ते हैं, उसकी बीमारियों के विषय में पढ़ते हैं। ये किस में होता है? स्वपारिस्थितिकी या फिर ऑर्टिकोलॉजी में, ठीक है। लेकिन सिंकोलॉजी में क्या होता है? हम पूरी कम्युनिटी के विषय में जब पढ़ाई करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? सिंकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पर पारिस्थितिकी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्वपारिस्थितिकी के अंदर किसी एक प्रजाति का गहराई से अध्ययन। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे? करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही कथन क्या है इसमें? सही है। ओके, आते अगले प्रश्न की ओर। रीड द स्टेटमेंट्स एंड द रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें रीजन और एजर्शन वाला दिया हुआ है। एजर्शन क्या कहता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट आर की स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम, बिल्कुल सही। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं? की स्पीसीज या कीटोन स्पीसीज इन्हें कहा जाता है किसी भी इकोसिस्टम का, ठीक है। कीटोन स्पीसीज क्या होता है? कीटोन स्पीसीज उन स्पीसीज को कहा जाता है जो कि किसी भी इकोसिस्टम में क्या करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसको संतुलन बनाए रखने के लिए वो प्रजाति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि शेर,
देखो अगर शेर नहीं होंगे आपके इकोसिस्टम में तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे हर्बीवोरस जो जितने भी टाइप के आपके एनिमल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे और वो पूरे भी जितने भी प्लांट्स हैं उनको खाकर खत्म कर देंगे। तो इनको भी तो बैलेंस करना जरूरी है भाई। जंगल में अगर शेर नहीं होगा तो हिरण बढ़ जाएंगे, हिरण क्या करेंगे, सारे प्लांट्स को खाकर खत्म कर देंगे, खरगोश बढ़ जाएंगे। तो उनके जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए हमको, शेर चाहिए, टाइगर्स चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए टाइगर क्या है, किसी इकोसिस्टम में कीटोन स्पीसीज है। वैसे ही मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो किसी भी इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ डेसिडस प्लांट होंगे तो वो क्या होंगे, एक समय में अपने पत्ते गिरा देंगे, ठीक है। लेकिन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वो कुंजी प्रजाति या कीटोन स्पीसीज कहलाते हैं किसी पारिस्थितिक तंत्र के। तो एजर्शन सही है और हमारा रीजन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट कहता है सांगाई इज एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ मणिपुर स्टेट। देखो सांगाई जो होता है एक हिरण की प्रजाति है जो कि मणिपुर स्टेट की एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली प्रजाति और उस क्षेत्र विशेष में उस प्रजाति की सबसे ज्यादा उपप्रजातियां पाई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वहां के एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। तो बिल्कुल सही, सांगाई जो है ये मणिपुर स्टेट की एक स्थानिक प्रजाति है जो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में विशेष रूप से पाई जाती है, ठीक है। सांगाई को भौंकने वाले हिरण के नाम से जाना जाता है, ये तो रॉन्ग है। इनको बार्किंग डियर नहीं कहते, इनको डांसिंग डियर कहते हैं। क्यों डांसिंग डियर कहते हैं, क्योंकि केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर, लोकटक लेक के ऊपर। तो ये फ्लोट करने की वजह से जो हिरण जब चलती हुई दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डांसिंग डियर भी कहा जाता है, ठीक है। बार्किंग डियर नहीं कहते। बार्किंग डियर भी एक टाइप की प्रजाति होती है परंतु सांगाई को बार्किंग डियर नहीं डांसिंग डियर कहते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, सांगाई को IUCN की ये अति संकटग्रस्त है, इसको हम लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। CR से इसको शो किया जाता है, इसका साइन जो होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, अति संकटग्रस्त, ठीक है। सांगाई को IUCN की अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। IUCN क्या करता है, IUCN जो है ये विश्व भर के जितने भी फ्लोरा और फोना है इनके पॉपुलेशन को काउंट करता है, उनकी जनगणना करता है और फिर रिपोर्ट जारी करता है अपने रेड डेटा बुक में। उसमें अलग अलग 9 कैटेगरीज रखी गई हैं और इन कैटेगरी में जो विलुप्त होने वाली प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, उनको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करता है उनके जनसंख्या के आधार पर और उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर, ठीक है। तो इस आधार पर CR या अति संकटग्रस्त या क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में किसको रखा गया है, सांगाई को रखा गया है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा ये, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। 1 और 3 सही है लेकिन दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर गलत है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है, हमको देखना है कि रीजन और एजर्शन सही है या गलत है, ठीक है। द पांडा इज इंक्लूडेड इन द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। बिल्कुल सही, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लोगों में किसको रखा गया है, पांडा को रखा गया है, सही है हमारा कथन। स्टेटमेंट तो सही है। रीजन देखते हैं, द पांडा इज अ फ्लैगशिप स्पीसीज, रीजन भी सही है। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती है, जो कि किसी क्षेत्र विशेष को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। फ्लैगशिप स्पीसीज की कैटेगरी में उन प्रजातियों को रखा जाता है जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और पांडा जो है आपने देखा होगा, लड़कियां देख के बहुत खुश हो जाती हैं पांडा को, और कितना क्यूट लग रहा है पांडा को, देखते हैं ना ऐसा बहुत क्यूट एक एनिमल के रूप में, ठीक है। आलसी होता है बट बहुत क्यूट दिखाई देता है, खासकर लड़कियां बहुत अट्रैक्ट होती हैं। तो वो एक अट्रैक्टिव प्रजाति है, रिप्रेजेंट कर रही है किसी क्षेत्र विशेष को, इसीलिए उसे फ्लैगशिप स्पीसीज कहा जाता है और इसी वजह से भी उसको किस में रखा गया है, आपके WWF के लोगों पे रखा गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही, रीजन और स्टेटमेंट दोनों ही सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि रीजन जो है वो स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, व्याख्यात कर रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर जेनेटिक, स्पीसीज एंड कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के
तीन स्तर होते हैं, कौन कौन से? आनुवांशिक स्तर, प्रजाति और सामुदायिक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कम्युनिटी नहीं होता इसमें से। ठीक है, जेनेटिक और स्पीसीज तो सही है, बट कम्युनिटी नहीं होता। ये आपका आता है क्या? इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर सामुदायिक के जगह में क्या आ जाएगा? पारिस्थितिकी। तो तीन स्तर याद रखिएगा, आनुवांशिकी, प्रजाति और पारिस्थितिकी। ठीक है, तो कम्युनिटी नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? भाई बहनों के बीच विविधता प्रजातियों की विविधता का एक उदाहरण है। ये भी दूसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि भाई भाई बहनों के बीच विविधता क्या है? अनुवांशिकी विविधता है। भाई उनमें जेनेटिक्स क्या है? अलग अलग है, जीन्स अलग अलग है, जीन्स में वैरायटी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उनमें विविधता देखने को मिल रही है। प्रजाति तो अलग नहीं है ना, दोनों ही मनुष्य की प्रजाति है। ऐसा तो नहीं है कि भाई जो है वो कुत्ते की प्रजाति है और बहन जो है वो मनुष्य की प्रजाति, नहीं, दोनों सेम प्रजाति है। तो प्रजाति विविधता नहीं होगी भाई, कौन सी विविधता होगी? अनुवांशिकी विविधता। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है हमारे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये भी तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, रीड करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज इन इकोसिस्टम इज 1, देन द डाइवर्सिटी इज कंसिडर्ड टू बी मैक्सिमम। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी वाज सजेस्टेड बाय आर व्हिटेकर। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। तो नीचे से देखते हैं, बिल्कुल सही भाई, जितने ज्यादा स्पीसीज होंगे उतनी डाइवर्सिटी होगी, किसकी? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की। तो जितने ज्यादा स्पीसीज होंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी है किसी इकोसिस्टम में। जितने ज्यादा जीन्स में हम वैरायटी देखेंगे, हम उसको कहेंगे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है। जितने ज्यादा इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी देखेंगे, हम उसको कहेंगे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है हमको। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए सजेस्ट किसने किया था? आर व्हिटेकर ने सजेस्ट किया था। और इनको कैसे मेजर किया जाता है? अल्फा, बीटा और गामा के आधार पर। ठीक है, ये तीन तरीके होते हैं। फिर है आपका, इफ द वैल्यू ऑफ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम इज 1, देन द डाइवर्सिटी इज कंसिडर्ड टू बी मैक्सिमम। पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता का मान 0 होगा, तब कहा जाएगा कि वहां पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। अगर 1 होगा तो कहा जाएगा मिनिमम बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, 2 और 3 स्टेटमेंट हमारे सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कथन 2 और 3 सत्य है, परंतु 1 असत्य है। ओके, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? हैली राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल सही है। हैली नेशनल पार्क 1936 में स्टैब्लिश किया गया था और ये देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि वर्तमान में किस नाम से इसका नामकरण किया गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश राज्य में हाई बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलते हैं। यह बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल है। बिल्कुल सही, भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज हैं, उनमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इनको शामिल किया गया है, MAB जिसे कहते हैं। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें ये टारगेट रखा गया है कि फ्लोरा फौना, उस क्षेत्र के क्लाइमेट एनवायरनमेंट को तो प्रोटेक्ट करना ही है, साथ ही मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी रोकना है और वहां पर पाई जाने वाली स्पेसिफिक जो कम्युनिटीज है उनको भी क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज ट्रूथ अबाउट कम्युनिटी रिजर्व एरिया? पढ़ते हैं। कम्युनिटी रिजर्व एरिया जिसे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र या इसे आगार भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर कई किताब में आप लोग आगार पढ़ेंगे, सामुदायिक आगार। ठीक है, इन कम्युनिटी रिजर्व ओनली ह्यूमन कम्युनिटीज आर प्रोटेक्टेड। सामुदायिक आगार में केवल मानव समुदायों को ही संरक्षित किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। केवल दिख गया ना आपको, आप समझिए। सामुदायिक आगार का ये मतलब है कि वहां पर रहने वाले जो समुदाय हैं वो अपने क्षेत्र में एक कॉरिडोर निर्मित किया जाएगा ताकि मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। और उस कॉरिडोर के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आएगा वो उसको कौन ओन करेगी? कम्युनिटी ओन करेगी। और साथ ही साथ कम्युनिटी ही उसको क्या करेगी? संरक्षित करेगी।
ठीक है। तो मानव सिर्फ समुदाय को संरक्षित करना नहीं है, वहां पर पाए जाने वाले फ्लोरा और फौना दोनों को संरक्षित करना है, और मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है, मानव और पशु संघर्ष को कम करना। ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा सामुदायिक रिजर्वों को कानूनी मान्यता दी गई, जिसमें संशोधन नियम लाया गया था 2002 में। बिल्कुल सही, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक्ट के तहत इसे कानूनी मान्यता दी गई है। जो सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हैं, जो आपके कम्युनिटी रिजर्व है, इसके अलावा कंजर्वेशन रिजर्व, इन दोनों को ही क्या किया गया है, आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शामिल किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बट पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल कथन 2 सत्य है। ओके, आते अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस करेक्टली मैचेस द बायोडाइवर्सिटी लेवल विथ एग्जाम्पल। देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया गया है, डॉग ब्रीड्स। क्या डॉग ब्रीड्स जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के एग्जाम्पल हैं? बिल्कुल सही, अलग अलग ब्रीड्स। स्पीसीज, फॉरेस्ट एनिमल्स, हाँ फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स हैं, स्पीसीज, बिल्कुल सही। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स। तो हमको क्या लग रहा है, पहला ही हमारा आंसर सही है। जेनेटिक, भाई डॉग्स के अलग अलग ब्रीड्स किसके आधार पर अलग अलग होते हैं, उनमें पाए जाने वाले जीन्स की वैरायटी के आधार पर, है ना। फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स हैं वो अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स होंगे, तो ये स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी के एग्जांपल को शो कर रहा है। तीसरा जो है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स। वेटलैंड्स भी एक टाइप का क्या है, वेटलैंड क्या है, इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को वेटलैंड शो कर रहा है। तो हमारा जो पहला ही कॉम्बिनेशन है वो सही है, बाकी के कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। ठीक है, जेनेटिक एनिमल्स, फॉरेस्ट स्पीसीज, डॉग ब्रीड्स, ये तो गलती हो गया यहीं पर। फिर जेनेटिक्स, लीव्स, स्पीसीज, रॉक, ये यहाँ पर गलत हो गया है। जेनेटिक, वेटलैंड, ये तो गलत ही है, बाकी सभी गलत है, हमारा ए सही है। इसमें एक और दिया गया है आपके अलग अलग बायोडाइवर्सिटी के स्तर को और उनसे मैच करते हुए एग्जाम्पल्स को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते अगले प्रश्न की ओर। कांजीरंगा नेशनल पार्क इन असम इज फेमस फॉर विच एनिमल। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपके असम में स्थित है, एक सिंग वाला गैंडा। ठीक है, याद रखिएगा, वन हॉर्न राइनोस, ये आपके इसके लिए फेमस है कांजीरंगा नेशनल पार्क। आते अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया IUCN जैसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये क्या करता है, विश्व में जितनी भी प्रकार की फ्लोरा फौना की प्रजातियां पाई जाती हैं उनको क्या करता है, उनके जो भी डेटा वगैरह है वो कलेक्ट करता है, उसके आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करता है अपने रेड डेटा लिस्ट में। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से ये पूछा जा रहा है कि भारत में कौन से जानवर हैं जिनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। तो देखते हैं, इंडियन पैंगोलिन, बंगाल टाइगर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एशियाटिक लायन। आंसर होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, जिसे सोन चिरैया भी कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है इसको, सोन चिरैया, इस नाम से जाना जाता है। जो आपके भारत के पश्चिमी राज्य जैसे कि आपका गुजरात हो गया, राजस्थान के कुछ क्षेत्र हो गए जो पाकिस्तान से लगे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ये पाए जाते थे एक समय में, परंतु वहाँ पर फैले हुए जो ट्राइब्स हैं और अदर जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में जो अंधविश्वास है उसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा, इनको क्या किया गया, इनका शिकार किया गया, इनकी हंटिंग की गई और धीरे धीरे ये विलुप्त होती गए, जिसकी वजह से आज की स्थिति में अगर हम देखें तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त या अति संकटग्रस्त स्थिति में ये पहुंच चुके हैं। ठीक है, इनकी संख्या में निरंतर कमी देखी जा रही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रेड पांडा इज क्लासिफाइड एज व्हाट अंडर द IUCN रेड लिस्ट। लाल पांडा को IUCN की सूची के किस कैटेगरी में जो है वो कैटेगराइज किया गया है, तो इसको किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जो कि संकट की स्थिति में है। अगर समय रहते इनको क्या नहीं किया गया, इनके कंजर्वेशन के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए, तो ये आगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड और उसके आगे फिर विलुप्त वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, रेड पांडा पाए कहाँ जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये आपका जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहां पर ज्यादातर ये प्रजाति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीड द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर रीजन विथ हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई लेवल ऑफ
एंडेरिज्म, ठीक है। जो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है ये उच्च प्रजाति समृद्धि और उच्च स्तर के एंडेरिज्म वाले क्षेत्र होते हैं। बिल्कुल सही। हॉटस्पॉट क्या होते हैं भाई? बहुत ज्यादा वहां पर प्रजातियों में समृद्धि पाई जाएगी, वैरायटी पाई जाएगी, वेरिएशन पाया जाएगा। बिल्कुल सही। इन क्षेत्रों में कम से कम 50% मूल प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई हो। ये मैंने क्या बताया था? 70%। तो यहाँ पर हमको दूसरा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों कथन सही है? नहीं, दोनों कथन तो सही ही नहीं है। पहला कथन सही है परंतु दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 70% प्रजाति जो है वो समाप्त हो चुकी होनी चाहिए। चलिए आते अगले प्रश्न की ओर। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, सबसे पहले किसने इसे डेवलप किया था? हॉटस्पॉट की अवधारणा को नॉर्मन मेयर्स, ये जो आपके इकोलॉजिस्ट हैं, बोल सकते हैं एनवायरनमेंट के आपके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा को ये लेकर आए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। What is the number of marine protected areas? जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनकी संख्या कितनी है? कितनी है? 31 है टोटल समुद्री संरक्षित क्षेत्र। ऐसे समुद्री क्षेत्र जहां पर हाई बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा मात्रा में कोरल रीफ्स हैं, है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ऐसे क्षेत्रों को क्या करना है? आने वाले समय में वो क्या हो सकते हैं? संकट की स्थिति में हो सकते हैं, वहां की बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो सकता है। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें किसमें कैटेगरी में डाला जाता है? समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे कितने समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं टोटल विश्व में? 31। ओके, याद रखिएगा ये डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। और इसी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अलग अलग जो नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स है, इनको टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है और वहां पर स्पेशली टाइगर्स को प्रोजेक्ट करने के लिए परियोजनाएं जो है वो चलाई जाती है, ठीक है, 1973 में। आते अगले प्रश्न की ओर। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2025 की स्थिति में? अभी 26 हो गया है। इस स्थिति में कितने बाघ अभ्यारण्य होंगे? टोटल 58 बाघ अभ्यारण्य अभी तक जो है वो भारत में अभी तक वर्तमान स्थिति में है, ठीक है। 58 टाइगर रिजर्व कौन सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और छत्तीसगढ़ में जो अभी रिसेंट आपका शामिल हुआ था टाइगर रिजर्व, वो कौन सा टाइगर रिजर्व है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आंसर होगा इसका 58। चलिए आते अगले प्रश्न की ओर। एरिया ऑफ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर इज। नागार्जुन सागर जो है ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3728 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। देखिए सबका एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा आपका टाइगर रिजर्व है और जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, उन दोनों के क्षेत्रफल को आप कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश शांखला को। कैलाश शांखला की ही रिकमेंडेशन पर भारत में टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था 1973 में, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इनके प्रयासों के कारण इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? कैलाश शांखला, नाम याद रखिएगा। आते अगले प्रश्न की ओर। माइक स्टैंड फॉर। माइक जो शब्द है इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पर। मॉडल ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, रॉन्ग है, ये नहीं होगा। मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये भी गलत है, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, बिल्कुल सही, यही है, ठीक है। इलीगल किलिंग्स को रोकना, एलिफेंट्स की जो इलीगल किलिंग्स हो रही है उनके दांत के लिए, उनकी चमड़ी के लिए, किसी भी पार्ट्स के लिए, उन किलिंग्स को क्या करना? मॉनिटर करना और उनको क्या करना? रोकना, प्रतिबंधित करना। इसके लिए जो माइक जो है ये प्रोग्राम लाया गया है, इसे क्या कहा जाता है? मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स के लिए स्पेशली। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। हंगुल इज मेनली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। हंगुल मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो हंगुल कहाँ पाया जाता है? हंगुल जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली प्रजाति है। जो आप वो देखते हैं रेंडियर, जिसमें सांता क्लॉज आते हैं चलते हुए बर्फ में,
है ना, रेनडियर्स होते हैं, बस वैसे दिखने वाली कुछ प्रजाति होती है, कौन, हंगुल, जो कि कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली विशेष रूप से प्रजाति है हंगुल। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट हंगुल भी जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हंगुल। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज साइंड एट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए जो कॉन्वेंशन है ये कब साइन किया गया था, तो कब साइन किया गया था, रियो डी जेनेरियो 1992। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल आपके ये हम समझेंगे, अगला जो आपका वीडियो है कन्वेंशन और प्रोटोकॉल से ही संबंधित है, तो इन सभी को हम बहुत ज्यादा डिटेल से समझेंगे। अभी आप याद रखिएगा, जैव विविधता पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किसमें किया गया था, रियो डी जेनेरियो के 1992 में जो अर्थ समिट आयोजित किया गया था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में अर्थ समिट जो आयोजित किया गया था, इसी में क्या बात की गई थी कि जैव विविधता पर भी आगे चलकर कॉन्वेंशन होने चाहिए। ठीक है, सीबीडी कहा जाता है जिसे, और इसी सीबीडी के अंतर्गत कॉप की बैठक आयोजित की जाती है। ठीक है, और एक कॉप की बैठक होती है किसके लिए, आपके क्लाइमेट चेंज से संबंधित, और एक सीबीडी के अंतर्गत जो कॉप की बैठक होती है किसके लिए होती है, जैव विविधता के लिए। वो हर साल होती है, क्यों, कौन सी, क्लाइमेट वाली, और ये वाली जैव विविधता वाली 2 साल में एक बार होती है, ये याद रखिएगा। तो रियो डी जेनेरियो इसका आंसर होगा 1992। ओके, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। द आईची टारगेट्स वेयर adopted at which COP of CBD, आईची टारगेट जो है ये किस लिए अपनाया गया था, कॉप की कौन सी बैठक में अपनाया गया था, तो याद रखिएगा COP 10 जो कि नागोया जापान में आयोजित किया गया था। आईची आपका एक प्रांत है जापान के नागोया में, जहां पर इस टारगेट को रखा गया था, जिस वजह से इसे आईची लक्ष्य या आईची टारगेट के नाम से जाना जाता है, और जिसमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आईची लक्ष्य कहा जाता है, जो कि नागोया जापान में आयोजित किया गया था, कब, 2010 में। कौन सी बैठक थी, COP 10 की बैठक थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक स्टैंड फॉर, जो शब्द ट्रैफिक है इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा रहा है। ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा फौना इन ऑल कंट्रीज, ट्रांजिशन ऑफ रेयर, देखो ट्रांजिशन वाले मैं काट रही हूँ, ट्रांजिशन है ही नहीं इसका, आप 2 में फंस सकते हो ट्रेड रिकॉर्ड वाले के लिए, तो ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा फौना इन ऑल कंट्रीज नहीं होगा, कॉमर्स होगा, इन कॉमर्स। ठीक है, यानी कि जो आपके फ्लोरा और फौना का क्या किया जा रहा है, अवैध रूप से इनका व्यापारिक रूप से व्यापार करने के लिए इनका क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, अवैध व्यापार किया जा रहा है। उस अवैध व्यापार को रोकने के लिए जो प्रोग्राम चला गया है जो ट्रैफिक कहा जा रहा है, तो ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा फौना इन कॉमर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आज के ये 30 प्रश्न पूरे होते हैं बायोडाइवर्सिटी से संबंधित। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। आप लोग एक बार और देखिएगा वीडियो, जिससे आपका अच्छे से रिविजन हो जाए, और बने रहिएगा हमारे साथ 30 कदम सीरीज। थैंक यू।